नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है एक ऐसी ऐतिहासिक यात्रा में जहां हम समय की धूल में छिपी उन कहानियों को फिर से जीवंत करेंगे जिन्होंने दुनिया का नक्शा बदल दिया। आज की यह कहानी केवल एक समुद्री यात्रा की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस खोज की कहानी है जिसने दो अलग अलग सभ्यताओं को एक दूसरे के सामने ला खड़ा किया। जब भी इतिहास के पन्नों में भारत की खोज शब्द लिखा जाता है तो एक नाम सबसे पहले सामने आता है, वास्को द गामा। लेकिन क्या सच में वास्को द गामा ने भारत को खोजा था? क्या उससे पहले दुनिया भारत के बारे में नहीं जानती थी? क्या भारत एक ऐसी रहस्यमयी भूमि थी जिसका अस्तित्व बाकी दुनिया से छिपा हुआ था? इन सवालों के जवाब इतिहास की गहराइयों में छिपे हैं। भारत हजारों वर्षों से एक महान सभ्यता का केंद्र रहा है। यहाँ की नदियों के किनारे नगर बसे, यहाँ ज्ञान के विशाल केंद्र बने, यहाँ से मसाले, रेशम, कपड़े, दर्शन और विज्ञान की बातें दूर दूर तक पहुंची। प्राचीन काल से ही भारत का संबंध दुनिया की अनेक सभ्यताओं से रहा था। यूनानी यात्री भारत आए, चीनी यात्री भारत आए, अरब व्यापारी भारत के तटों तक पहुंचे और भारतीय व्यापारी भी समुद्र पार करके दूर देशों तक जाते रहे। फिर ऐसा क्या हुआ कि यूरोप के लोगों को भारत तक पहुंचने के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज करनी पड़ी? यह कहानी उस समय की है जब यूरोप के राजाओं की आंखों में भारत के मसालों की चमक थी। काली मिर्च, दालचीनी, लौंग और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं यूरोप में सोने के बराबर मानी जाती थीं। लेकिन भारत तक पहुंचने वाले पुराने रास्तों पर कई शक्तियों का नियंत्रण था। यूरोपीय व्यापारी एक ऐसे समुद्री रास्ते की तलाश में थे जो उन्हें सीधे भारत की धरती तक पहुंचा सके। इसी सपने को लेकर पुर्तगाल के एक नाविक ने अपने जहाजों के साथ एक ऐसी यात्रा शुरू की जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। उसका नाम था वास्को द गामा। उसकी यात्रा आसान नहीं थी। विशाल समुद्र, अनजान हवाएं, खतरनाक तूफान और अज्ञात रास्ते उसके सामने खड़े थे। लेकिन उसके पीछे था एक ऐसा जुनून जिसने उसे हजारों मील दूर भारत के तट तक पहुंचा दिया। जब उसका जहाज भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचा तो वह क्षण केवल एक नाविक की सफलता नहीं था। वह क्षण दुनिया के दो हिस्सों के बीच एक नए संपर्क की शुरुआत थी। लेकिन इस संपर्क के साथ व्यापार आया, राजनीति आई और धीरे धीरे सत्ता की एक ऐसी कहानी शुरू हुई जिसने भारत के इतिहास को गहराई से प्रभावित किया। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि भारत की खोज की असली कहानी क्या थी। हम जानेंगे कि भारत पहले से दुनिया के लिए कितना प्रसिद्ध था, वास्को द गामा ने किस परिस्थिति में यात्रा शुरू की, उसकी समुद्री यात्रा कैसी रही और उसके भारत पहुंचने के बाद इतिहास ने कौन सा नया मोड़ लिया। तो प्रिय श्रोताओं, तैयार हो जाइए समय की उस लंबी यात्रा पर चलने के लिए जहां समुद्र की लहरें इतिहास की आवाज बनेंगी और पुराने जहाजों की पाल हमें उस युग में ले जाएंगी जब एक यात्रा ने पूरी दुनिया को बदल दिया। अगर आपको इतिहास की ऐसी गहराई से भरी कहानियां सुनना पसंद है तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। आपका एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट हमें ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियां आपके लिए लाने की प्रेरणा देता है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब शुरू करते हैं भारत की खोज की वह कहानी जिसने इतिहास के पन्नों पर एक अमिट छाप छोड़ दी। अध्याय 1, भारत, वह भूमि जिसे दुनिया पहले से जानती थी। बहुत पुराने समय की बात है, जब आज की तरह देशों की सीमाएं नहीं थीं, जब समुद्रों के ऊपर आधुनिक जहाज नहीं दौड़ते थे और जब दुनिया के अलग अलग हिस्सों के लोग एक दूसरे के बारे में बहुत कम जानते थे, तब भी एक भूमि ऐसी थी जिसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध था। वह भूमि थी भारत। भारत केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं था, बल्कि यह ज्ञान, संस्कृति, व्यापार और सभ्यता का एक विशाल केंद्र था। हजारों वर्षों से यहां ऐसी सभ्यताएं विकसित हुईं जिन्होंने मानव इतिहास को नई दिशा दी। सिंधु नदी के किनारे बसे नगरों से लेकर गंगा के मैदानों में फैले विशाल राज्यों तक भारत ने अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग छोटे छोटे समुदायों में जीवन जी रहे थे, तब भारत में नगरों की योजना बनाई जा रही थी। यहाँ व्यापार के लिए रास्ते बनाए जा रहे थे। यहाँ गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा और दर्शन पर गहन विचार किया जा रहा था। भारत की प्रसिद्ध केवल अपनी सीमाओं तक सीमित नहीं थी,
दूर देशों के लोग भारत की ओर आकर्षित होते थे। किसी को यहाँ के ज्ञान की तलाश थी, किसी को यहाँ के व्यापार की, तो किसी को यहाँ के रहस्यों की। प्राचीन काल में भारत और अन्य सभ्यताओं के बीच संपर्क समुद्री और स्थलीय दोनों मार्गों से होता था। व्यापारी लंबी यात्राएं करते थे। वे अपने साथ वस्तुएं लेकर जाते और दूसरी भूमि से नई चीजें लेकर लौटते थे। भारत से कपास के वस्त्र, मसाले, कीमती पत्थर और अनेक वस्तुएं दूसरे देशों तक पहुंचती थीं। भारत के मसालों की कहानी तो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थी। काली मिर्च जैसी साधारण दिखाई देने वाली वस्तु यूरोप और पश्चिमी देशों में अत्यंत मूल्यवान मानी जाती थी। उस समय मसाले केवल भोजन का स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं थे, बल्कि उनका उपयोग औषधि और संरक्षण के लिए भी किया जाता था। इसी कारण भारत को कई विदेशी व्यापारी सोने की चिड़िया की तरह देखते थे। ये नाम केवल धन संपत्ति के कारण नहीं था, बल्कि भारत की समृद्ध संस्कृति और ज्ञान के कारण भी था। समय के साथ अनेक यात्री भारत आए। उन्होंने यहाँ की भूमि, लोगों और संस्कृति को देखा और अपनी यात्राओं के अनुभव लिखे। यूनानी सम्राट सिकंदर जब भारतीय उपमहाद्वीप की सीमाओं तक पहुंचा, तब उसके साथ आए कई लोगों ने भारत के बारे में जानकारी एकत्र की। उनके लेखों से पता चलता है कि उस समय भी भारत उनके लिए एक अद्भुत और विशाल भूमि थी। बाद के वर्षों में चीन से भी यात्री भारत आए। वे यहाँ के बौद्ध शिक्षा केंद्रों, मंदिरों और समाज को समझना चाहते थे। उन्होंने अपनी यात्राओं में भारत की प्रशंसा की और यहाँ की संस्कृति को अपने देशों तक पहुंचाया। अरब व्यापारी भी लंबे समय से भारत के पश्चिमी तटों पर आते रहे थे। अरब सागर के रास्ते भारत का व्यापार पश्चिमी दुनिया से जुड़ा हुआ था। गुजरात, केरल और अन्य तटीय क्षेत्रों के बंदरगाह व्यापार के बड़े केंद्र थे। लेकिन धीरे धीरे दुनिया बदलने लगी। यूरोप में नए विचार जन्म ले रहे थे। वहां के राजा और व्यापारी नई भूमि, नए व्यापारिक मार्ग और नई संपत्ति की तलाश में थे। उन्हें पूर्व के देशों की कहानियां आकर्षित करती थीं। भारत और चीन के बारे में वे सुनते थे कि वहां अपार धन और बहुमूल्य वस्तुएं हैं। लेकिन यूरोप से भारत पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। स्थल मार्गों से आने वाले व्यापार पर कई शक्तियों का नियंत्रण था। व्यापारियों को कई क्षेत्रों से गुजरना पड़ता था और हर जगह अलग अलग कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इसलिए यूरोप के लोगों के मन में एक सपना जन्म लेने लगा, क्यों न समुद्र के रास्ते सीधे भारत पहुंचा जाए। यही सपना आगे चलकर समुद्री खोजों के युग की शुरुआत बना। पुर्तगाल नामक छोटा सा यूरोपीय देश इस दिशा में सबसे आगे बढ़ा। वहां के शासकों और नाविकों ने समुद्र के अनजान रास्तों को खोजने का साहस किया। उनके लिए समुद्र डर का स्थान नहीं था, बल्कि अवसरों का द्वार था। लेकिन समुद्र अपने अंदर अनेक रहस्य छिपाए हुए था। विशाल लहरें, भयंकर तूफान और अज्ञात दिशाएं किसी भी यात्री की परीक्षा ले सकती थीं। इसी समय पुर्तगाल में एक ऐसा व्यक्ति सामने आया जिसने भारत तक पहुंचने का सपना देखा। उसका नाम था वास्को द गामा। वह नहीं जानता था कि उसकी यात्रा केवल एक व्यापारिक अभियान नहीं बनेगी, बल्कि आने वाले कई सदियों के इतिहास को बदल देगी। उसके जहाज जब समुद्र में उतरेंगे तो उनके पीछे केवल व्यापार की इच्छा नहीं होगी, बल्कि यूरोप और भारत के बीच संबंधों का एक नया अध्याय शुरू होगा। लेकिन वास्को द गामा की इस यात्रा से पहले यह समझना जरूरी है कि यूरोप को भारत तक पहुंचने की इतनी आवश्यकता क्यों महसूस हुई और किस तरह समुद्र की अनजान राहों ने एक नए युग को जन्म दिया। क्योंकि अगली कहानी केवल एक नाविक की नहीं, बल्कि उस संघर्ष की कहानी है जिसमें इंसान ने सीमाओं को पार करने के लिए समुद्र को चुनौती दी। और फिर शुरू हुई वह यात्रा जिसने इतिहास का रुख बदल दिया। अध्याय 2, समुद्र की पुकार और भारत तक पहुंचने का सपना। 15वीं शताब्दी का यूरोप एक ऐसे दौर से गुजर रहा था जहां जिज्ञासा, लालच और साहस तीनों एक साथ जन्म ले रहे थे। पुराने विचारों की जगह नए विचार ले रहे थे। लोग यह जानना चाहते थे कि दुनिया कितनी बड़ी है, समुद्र के उस पार क्या है और क्या उन अनजान रास्तों पर चलकर नई संपत्ति और नए अवसर प्राप्त किए जा सकते हैं। उस समय यूरोप में भारत का नाम किसी रहस्य से कम नहीं था। भारत के बारे में वहां के व्यापारी और राजा अनेक कहानियां सुनते थे। उन्हें बताया जाता था
कि पूर्व की भूमि में ऐसे बाजार हैं जहां दुर्लभ मसाले, सुंदर वस्त्र, कीमती पत्थर और अनोखी वस्तुएं मिलती हैं। लेकिन भारत तक पहुंचना आसान नहीं था। सदियों से व्यापार के लिए जो रास्ते उपयोग किए जाते थे, वे कई क्षेत्रों से होकर गुजरते थे। व्यापारी अनेक मध्यस्थों के माध्यम से भारत की वस्तुएं यूरोप तक पहुंचाते थे। इस लंबी प्रक्रिया के कारण सामान महंगा हो जाता था। यूरोपीय व्यापारी चाहते थे कि वे सीधे भारत पहुंचें और व्यापार पर अपना अधिकार स्थापित करें। यही इच्छा समुद्री खोजों का कारण बनी। पुर्तगाल इस दिशा में सबसे आगे बढ़ा। ये एक छोटा सा देश था, लेकिन उसके लोगों में समुद्र को समझने और नई दिशाओं को खोजने का अद्भुत साहस था। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी ने समुद्री यात्राओं को बढ़ावा दिया। उनके प्रयासों से नाविकों ने अफ्रीका के पश्चिमी तटों की खोज शुरू की। धीरे धीरे पुर्तगाली नाविक अफ्रीका के तटों के साथ आगे बढ़ते गए। हर नई यात्रा के साथ उनका ज्ञान बढ़ता गया। वे समुद्री हवाओं, तारों और दिशाओं को समझने लगे। उनके जहाज पहले से बेहतर बनने लगे और उनके मन में विश्वास पैदा होने लगा कि एक दिन वे अफ्रीका का चक्कर लगाकर भारत तक पहुंच जाएंगे। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। समुद्र में केवल दूरी ही चुनौती नहीं थी, वहां प्रकृति स्वयं एक परीक्षा लेती थी। कभी तेज हवाएं जहाजों को भटका देती, कभी विशाल लहरें नाविकों के जीवन को खतरे में डाल देती। कई लोग इन यात्राओं में अपनी जान गंवा बैठे। फिर भी खोज का जुनून कम नहीं हुआ। यूरोप के शासकों को विश्वास था कि जो देश भारत तक पहुंचने का समुद्री मार्ग खोज लेगा, वह व्यापार की दुनिया में सबसे शक्तिशाली बन जाएगा। इसी सपने के साथ पुर्तगाल ने एक ऐसे अभियान की तैयारी शुरू की जिसका नेतृत्व आगे चलकर वास्को द गामा ने किया। वास्को द गामा का जन्म पुर्तगाल में हुआ था। बचपन से ही वह समुद्र और यात्राओं से जुड़ी दुनिया की ओर आकर्षित था। वह एक अनुभवी नाविक बना और उसे समुद्री मार्गों की अच्छी समझ थी। जब पुर्तगाल के राजा ने भारत तक समुद्री मार्ग खोजने का निर्णय लिया, तो यह जिम्मेदारी वास्को द गामा को सौंपी गई। यह केवल एक यात्रा नहीं थी, यह एक ऐसा अभियान था जिसमें पूरे देश की आशाएं जुड़ी हुई थीं। सन 1497 में वास्को द गामा अपने जहाजों के साथ पुर्तगाल से रवाना हुआ। उसके साथ कई नाविक थे जिनके मन में उत्साह भी था और भय भी। वे जानते थे कि वे ऐसे रास्ते पर जा रहे हैं जिसे पहले किसी यूरोपीय यात्री ने पूरी तरह पार नहीं किया था। जब उनके जहाज समुद्र की गहराइयों में आगे बढ़ने लगे, तो उनके सामने केवल नीला विस्तार था। पीछे उनका देश था और आगे एक अनजान दुनिया। वे अफ्रीका के तटों की ओर बढ़े। रास्ते में उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कभी भोजन और पानी की कमी होती, कभी बीमारियां फैलती और कभी मौसम उनके धैर्य की परीक्षा लेता। लेकिन वास्को द गामा और उसके साथी आगे बढ़ते रहे। उनकी सबसे बड़ी चुनौती थी अफ्रीका के दक्षिणी छोर तक पहुंचना। यह स्थान उस समय नाविकों के लिए भय का प्रतीक माना जाता था। वहां समुद्र की धाराएं बहुत तेज थीं और मौसम अचानक बदल जाता था। जब पुर्तगाली नाविक अफ्रीका के दक्षिणी छोर तक पहुंचे, तो उन्हें लगा जैसे उन्होंने एक बड़ी बाधा पार कर ली हो। इस स्थान को बाद में केप ऑफ गुड होप के नाम से जाना गया। अब उनके सामने हिंद महासागर था। यही वह समुद्र था जो उन्हें भारत की भूमि तक ले जाने वाला था। लेकिन हिंद महासागर उनके लिए बिल्कुल नया संसार था। यहां पहले से ही भारतीय, अरब और अफ्रीकी व्यापारी सदियों से व्यापार करते आए थे। समुद्र उनके लिए अनजान था, लेकिन स्थानीय नाविकों के लिए यह जीवन का हिस्सा था। यात्रा के दौरान वास्को द गामा को ऐसे लोगों की सहायता मिली जो हिंद महासागर के रास्तों को जानते थे। उनकी मदद से पुर्तगाली जहाज आगे बढ़े। धीरे धीरे वह दिन करीब आने लगा जिसका सपना पुर्तगाल ने वर्षों से देखा था। समुद्र की लंबी यात्रा के बाद दूर क्षितिज पर एक ऐसी भूमि दिखाई देने लगी जिसकी कहानियां यूरोप में वर्षों से सुनाई जाती थीं। वह भारत था। वास्को द गामा जब भारत के पश्चिमी तट की ओर बढ़ रहा था, तब उसे यह एहसास नहीं था कि वह केवल एक बंदरगाह तक नहीं पहुंच रहा, बल्कि इतिहास के एक नए अध्याय के द्वार पर खड़ा है। उसकी आंखों के सामने एक समृद्ध भूमि थी जहां सदियों से व्यापार, संस्कृति और ज्ञान की धारा बह रही थी। लेकिन भारत पहुंचने के बाद जो हुआ, उसने केवल व्यापार को नहीं बदला, बल्कि आने वाले समय में भारत और यूरोप के संबंधों को भी बदल दिया। क्योंकि भारत की धरती पर कदम रखने के बाद शुरू होने वाली कहानी केवल एक यात्री की सफलता की कहानी नहीं थी,
यह कहानी थी दो दुनियाओं के मिलने की, और इस मुलाकात के परिणाम आने वाले कई वर्षों तक महसूस किए जाने वाले थे। अध्याय 3, भारत की धरती पर पहला कदम और इतिहास का बदलता हुआ रास्ता। समुद्र की लंबी और कठिन यात्रा के बाद आखिर वह क्षण आ गया जिसका सपना पुर्तगाल के नाविकों ने वर्षों से देखा था। अनगिनत लहरों को पार करते हुए, तूफानों से लड़ते हुए और अज्ञात रास्तों पर चलते हुए वास्को द गामा के जहाज अब उस भूमि के करीब पहुंच चुके थे जिसके बारे में यूरोप में केवल कहानियां सुनी जाती थीं। वह भूमि थी भारत। समुद्र की शांत लहरों के बीच जब दूर पश्चिमी तट दिखाई देने लगा तो जहाज पर मौजूद नाविकों के मन में उत्साह की लहर दौड़ गई। उनके लिए यह केवल एक नई जगह नहीं थी, बल्कि उनकी वर्षों की मेहनत, संघर्ष और साहस का परिणाम था। लेकिन जिस भारत को वे खोजने आए थे वह पहले से ही एक जीवंत और समृद्ध सभ्यता थी। यहाँ के तटों पर सदियों से व्यापारिक जहाज आते जाते थे। अरब व्यापारी, अफ्रीकी व्यापारी और एशिया के अनेक देशों के लोग भारतीय बंदरगाहों से जुड़े हुए थे। वास्को द गामा के जहाज जब भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचे तो उन्होंने केरल के कालीकट बंदरगाह का रुख किया। उस समय कालीकट एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था। यहाँ के बाजारों में दूर दूर से व्यापारी आते थे। मसालों की सुगंध, विदेशी वस्तुओं की आवाजाही और समुद्री व्यापार की हलचल इस नगर को विशेष बनाती थी। कालीकट पर उस समय जमोरिन नामक शासक का शासन था। वह क्षेत्र का शक्तिशाली राजा था और उसका राज्य व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। जब पुर्तगाली भारत पहुंचे तो उनके मन में यह विश्वास था कि उन्होंने एक ऐसी भूमि खोज ली है जो उनके लिए नई और अनजान है। लेकिन वास्तविकता यह थी कि भारत पहले से ही दुनिया के साथ जुड़ा हुआ था। भारत के लोगों के लिए विदेशी व्यापारी कोई नई बात नहीं थी। वे सदियों से अलग अलग देशों के लोगों के साथ व्यापार करते आए थे। इसलिए वास्को द गामा का आगमन उनके लिए एक नई घटना जरूर थी, लेकिन कोई ऐसी खोज नहीं थी जिससे भारत पहली बार दुनिया के सामने आया हो। कालीकट पहुंचने के बाद पुर्तगालियों ने जमोरिन के दरबार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वे अपने साथ कुछ उपहार लेकर आए थे और चाहते थे कि भारत के साथ सीधे व्यापारिक संबंध स्थापित किए जाएं। लेकिन दोनों पक्षों की सोच अलग थी। पुर्तगाली भारत को मुख्य रूप से व्यापारिक अवसरों के रूप में देख रहे थे। वे चाहते थे कि मसालों के व्यापार में उन्हें विशेष अधिकार मिले। दूसरी ओर भारत के व्यापारी पहले से ही एक खुले व्यापारिक वातावरण के आदी थे, जहां कई देशों के लोग आते थे और व्यापार करते थे। प्रारंभिक बातचीत में कई कठिनाइयां आईं। भाषा, संस्कृति और व्यापार की समझ में अंतर था। पुर्तगाली यह नहीं समझ पा रहे थे कि भारत की व्यापारिक व्यवस्था कितनी पुरानी और विकसित थी। फिर भी वास्को द गामा की यात्रा ने एक ऐसा रास्ता खोल दिया जो आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। उसकी सफलता की खबर जब पुर्तगाल पहुंची तो वहां खुशी की लहर दौड़ गई। यूरोप के लोगों के लिए यह बड़ी उपलब्धि थी। अब उन्हें लगा कि वे सीधे भारत पहुंच सकते हैं और पुराने व्यापारिक रास्तों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन इस समुद्री मार्ग की खोज के साथ एक नया युग भी शुरू हुआ। जहां शुरुआत व्यापार से हुई थी, वहीं धीरे धीरे शक्ति और नियंत्रण की इच्छा भी आने लगी। यूरोपीय शक्तियों को एहसास हुआ कि भारत केवल व्यापार का केंद्र नहीं है, बल्कि एक विशाल और समृद्ध क्षेत्र है जिस पर प्रभाव स्थापित किया जा सकता है। वास्को द गामा की यात्रा के बाद पुर्तगाल ने भारत की ओर और अधिक जहाज भेजने शुरू किए। वे केवल व्यापारी बनकर नहीं आए, बल्कि उन्होंने समुद्री शक्ति के बल पर अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास किया। आने वाले वर्षों में पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपने ठिकाने बनाए। उन्होंने समुद्री व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। कई स्थानों पर संघर्ष भी हुए। यही वह समय था जब भारत और यूरोप के बीच संबंधों का स्वरूप बदलने लगा। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या वास्तव में वास्को द गामा ने भारत की खोज की थी? इतिहास को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि भारत कोई खोई हुई भूमि नहीं थी। भारत की सभ्यता, संस्कृति और व्यापार पहले से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थे। वास्को द गामा ने वास्तव में भारत को नहीं खोजा, बल्कि यूरोप से भारत तक पहुंचने वाला एक नया समुद्री मार्ग खोजा। यह अंतर समझना बहुत आवश्यक है। भारत के लोग अपनी भूमि, अपनी संस्कृति और अपने इतिहास से हजारों वर्षों से परिचित थे, लेकिन यूरोप के लिए भारत तक पहुंचने का सीधा समुद्री रास्ता एक नई खोज थी। इतिहास में अक्सर विजेताओं
और यात्रियों के दृष्टिकोण से घटनाओं को लिखा जाता है। इसलिए कई बार कुछ शब्द समय के साथ प्रसिद्ध हो जाते हैं, लेकिन उनके पीछे छिपी पूरी सच्चाई को समझना जरूरी होता है। वास्को द गामा की यात्रा निसंदेह साहस और समुद्री कौशल का अद्भुत उदाहरण थी। उसने मानव जिज्ञासा और खोज की भावना को दिखाया। लेकिन इस यात्रा का प्रभाव केवल सकारात्मक नहीं था। इसके बाद भारत में यूरोपीय शक्तियों का प्रवेश बढ़ा। व्यापार के साथ राजनीति आई और राजनीति के साथ संघर्ष भी आया। आने वाले सदियों में यही संपर्क भारत के इतिहास को गहराई से प्रभावित करने वाला था। एक ओर यह यात्रा दुनिया के दो हिस्सों को जोड़ने वाली थी, तो दूसरी ओर यही संपर्क आगे चलकर सत्ता के संघर्ष का कारण भी बना। समुद्र के रास्ते भारत पहुंचा वह जहाज अपने साथ केवल व्यापारिक वस्तुएं नहीं लाया था, बल्कि वह इतिहास की एक ऐसी धारा लेकर आया था जो आने वाले समय में पूरे उपमहाद्वीप को प्रभावित करने वाली थी। लेकिन वास्को द गामा की पहली यात्रा के बाद भारत और यूरोप के संबंध किस दिशा में गए? कैसे व्यापार करने आए यूरोपीय लोग धीरे धीरे सत्ता की ओर बढ़ने लगे? और कैसे एक समुद्री खोज ने भारत के भविष्य को बदलने वाली घटनाओं की शुरुआत की? इन सवालों के जवाब छिपे हैं इतिहास के अगले अध्याय में। अध्याय 4, व्यापार से सत्ता तक। भारत में यूरोपीय शक्तियों का विस्तार। वास्को द गामा की भारत यात्रा के साथ एक नया अध्याय शुरू हुआ था। समुद्र का वह रास्ता जिसे खोजने के लिए यूरोप ने वर्षों तक प्रयास किया था, अब खुल चुका था। पुर्तगाल के लिए यह केवल एक सफलता नहीं थी, बल्कि एक ऐसा द्वार था जिसके माध्यम से वह एशिया के विशाल व्यापारिक संसार में प्रवेश कर सकता था। जब वास्को द गामा भारत से वापस पुर्तगाल पहुंचा, तो वहां उसका स्वागत एक महान खोजकर्ता की तरह किया गया। उसके साथ लाई गई भारत की वस्तुओं ने यूरोप के लोगों को और अधिक आकर्षित किया। अब उन्हें विश्वास हो गया था कि भारत तक पहुंचना संभव है और समुद्र के रास्ते व्यापार करके बहुत अधिक लाभ कमाया जा सकता है। इसके बाद पुर्तगाल ने भारत की ओर और अधिक अभियान भेजने शुरू किए, लेकिन धीरे धीरे इन अभियानों का उद्देश्य केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहा। पुर्तगाली समझ चुके थे कि हिंद महासागर का व्यापार बहुत विशाल है और जो शक्ति इस व्यापार को नियंत्रित करेगी, उसके हाथों में बहुत बड़ी ताकत होगी। उस समय हिंद महासागर किसी एक देश का समुद्र नहीं था। यहां भारत, अरब, अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापारी सदियों से स्वतंत्र रूप से व्यापार करते थे। समुद्री मार्गों पर किसी एक शक्ति का अधिकार नहीं था, लेकिन यूरोपीय सोच अलग थी। वे समुद्री शक्ति के बल पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उनके जहाज बड़े थे, उनके पास आधुनिक हथियार थे और वे समुद्री युद्ध की नई तकनीकों का उपयोग करते थे। पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपने ठिकाने बनाने शुरू किए। उनका उद्देश्य था कि वे मसालों और अन्य मूल्यवान वस्तुओं के व्यापार पर अपना प्रभाव बढ़ाएं। धीरे धीरे उन्होंने गोवा जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर अपना अधिकार स्थापित किया। गोवा आगे चलकर भारत में पुर्तगाली सत्ता का मुख्य केंद्र बना। यह परिवर्तन केवल व्यापार का नहीं था। अब विदेशी शक्तियां भारत की राजनीति और समुद्री व्यवस्था में हस्तक्षेप करने लगी थीं। भारत उस समय एक विशाल भूभाग था, जहां अनेक राज्य और शक्तियां मौजूद थीं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग शासक थे। ये विविधता भारत की शक्ति भी थी और कई बार कमजोरी भी बन गई। यूरोपीय शक्तियों ने इसी परिस्थिति का लाभ उठाने की कोशिश की। पुर्तगाल के बाद अन्य यूरोपीय देश भी भारत की ओर आकर्षित होने लगे। उन्हें समझ आ गया था कि भारत के साथ व्यापार अत्यंत लाभदायक हो सकता है। धीरे धीरे डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी भी भारत पहुंचे। इन सभी का प्रारंभिक उद्देश्य व्यापार था। वे भारत से मसाले, कपड़े, रेशम और अन्य वस्तुएं खरीदना चाहते थे। उन्होंने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए और भारतीय शासकों से अनुमति लेकर अपने कारखाने बनाए। लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदलने लगीं। व्यापार करने वाले ये विदेशी समूह केवल व्यापारी नहीं रहे। उन्होंने अपनी सैन्य शक्ति बढ़ानी शुरू की और स्थानीय राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू किया। विशेष रूप से अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारत में अपनी स्थिति मजबूत करनी शुरू की। यह कहानी अचानक नहीं बदली थी। इसके पीछे कई वर्षों की घटनाएं थीं। भारतीय राज्यों के बीच संघर्ष, यूरोपीय शक्तियों की प्रतिस्पर्धा और बदलती राजनीतिक परिस्थितियों ने विदेशी कंपनियों को अवसर दिए। जिस रास्ते को वास्को द गामा ने व्यापार के लिए खोला था,
वही रास्ता आगे चलकर राजनीतिक प्रभाव का माध्यम बन गया। लेकिन इस पूरी कहानी को केवल विदेशी यात्रियों की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। भारत की अपनी एक समृद्ध समुद्री परंपरा थी। भारतीय नाविक सदियों से समुद्रों में यात्रा करते थे। भारतीय व्यापारी दूर दूर तक जाते थे और विदेशी व्यापारियों से संबंध रखते थे। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि भारत को पहली बार दुनिया से जोड़ने का काम वास्को द गामा ने किया। भारत पहले से ही विश्व व्यापार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। वास्को द गामा की वास्तविक उपलब्धि यह थी कि उसने यूरोप से भारत तक पहुंचने वाला एक नया समुद्री मार्ग स्थापित किया, जिसने यूरोपीय शक्तियों को सीधे भारत तक पहुंचने का अवसर दिया। इतिहास की यही विशेषता है कि एक छोटी सी घटना भी कभी-कभी बहुत बड़े परिवर्तन की शुरुआत बन जाती है। एक जहाज समुद्र में उतरा था, लेकिन उसके साथ इतिहास की दिशा भी बदल रही थी। उस यात्रा ने दुनिया के नक्शे को नया रूप दिया। यूरोप और एशिया के संबंधों में बदलाव आया। व्यापार के रास्ते खुले, लेकिन साथ ही सत्ता के संघर्षों की शुरुआत भी हुई। भारत की धरती पर आए विदेशी अब केवल दूर देशों से आने वाले यात्री नहीं रहे थे। वे धीरे धीरे इस भूमि के भविष्य को प्रभावित करने वाली शक्तियां बनने लगे थे। लेकिन इतिहास की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। वास्को द गामा के बाद भारत में यूरोपीय प्रभाव कैसे बढ़ा? किस प्रकार अंग्रेजों ने व्यापारिक कंपनी से एक विशाल राजनीतिक शक्ति का रूप लिया? और कैसे एक समुद्री खोज ने अंततः भारत के इतिहास में सबसे बड़े बदलावों में से एक की नींव रखी? इन प्रश्नों के उत्तर हमें ले जाते हैं कहानी के अंतिम अध्याय की ओर, जहां हम समझेंगे कि भारत की खोज कही जाने वाली इस घटना ने आने वाले समय में भारत और दुनिया को किस प्रकार बदल दिया। अध्याय 5, एक समुद्री यात्रा की विरासत, भारत और दुनिया पर पड़ा प्रभाव। इतिहास के पन्नों में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो केवल अपने समय तक सीमित नहीं रहती। उनका प्रभाव आने वाली पीढ़ियों तक दिखाई देता है। वास्को द गामा की भारत यात्रा भी ऐसी ही एक घटना थी। एक ओर यह मानव साहस, जिज्ञासा और समुद्री खोज की अद्भुत कहानी थी। एक नाविक ने हजारों मील लंबे समुद्र को पार करके एक ऐसा रास्ता खोज निकाला जिसे यूरोप लंबे समय से तलाश रहा था। लेकिन दूसरी ओर यही यात्रा दुनिया के इतिहास में बड़े राजनीतिक और सामाजिक बदलावों का कारण भी बनी। जब यूरोप से भारत तक समुद्री मार्ग खुला, तो दुनिया के दो बड़े हिस्सों के बीच संपर्क पहले से कहीं अधिक बढ़ गया। व्यापार तेज हुआ, वस्तुओं का आदान प्रदान बढ़ा और अलग अलग संस्कृतियां एक दूसरे के करीब आईं। भारत के मसाले, वस्त्र और अन्य वस्तुएं यूरोप तक सीधे पहुंचने लगीं। यूरोप की नई वस्तुएं और विचार भारत तक आने लगे। यह संपर्क केवल व्यापार का नहीं था, बल्कि ज्ञान, संस्कृति और तकनीक के आदान प्रदान का भी माध्यम बना। लेकिन इतिहास की हर कहानी के कई पहलू होते हैं। जहां एक ओर यह यात्रा दुनिया को जोड़ने वाली साबित हुई, वहीं दूसरी ओर इसके साथ शक्ति और नियंत्रण की भावना भी जुड़ गई। यूरोपीय शक्तियां भारत को केवल व्यापारिक दृष्टि से नहीं देखने लगीं। उन्हें एहसास हुआ कि भारत एक विशाल और समृद्ध क्षेत्र है, जहां प्रभाव स्थापित करके बहुत बड़ी शक्ति प्राप्त की जा सकती है। पुर्तगाल के बाद अन्य यूरोपीय देश भी भारत पहुंचे। डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज भारत में व्यापार करने आए। शुरुआत में वे सभी व्यापारी थे। उन्होंने भारतीय शासकों से अनुमति लेकर अपने व्यापारिक केंद्र बनाए। लेकिन समय के साथ अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू की। यह परिवर्तन धीरे धीरे हुआ। कंपनी ने पहले व्यापारिक अधिकार प्राप्त किए, फिर राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू किया। भारतीय राज्यों के बीच मौजूद संघर्षों का लाभ उठाकर उसने अपना प्रभाव बढ़ाया। आगे चलकर अंग्रेजों का शासन भारत के बड़े हिस्से तक फैल गया और लगभग 2 शताब्दियों तक भारत के इतिहास को प्रभावित करता रहा। इस पूरी यात्रा की शुरुआत एक समुद्री मार्ग से हुई थी। यही कारण है कि इतिहास में वास्को द गामा की यात्रा को इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन जब हम कहते हैं कि भारत की खोज किसने की, तो हमें इस प्रश्न को गहराई से समझना चाहिए। भारत कोई ऐसी भूमि नहीं थी जिसे किसी व्यक्ति ने पहली बार देखा और दुनिया को बताया। भारत की सभ्यता हजारों वर्षों से अस्तित्व में थी। यहाँ के लोग अपनी संस्कृति, ज्ञान और परंपराओं के साथ एक विकसित समाज का निर्माण कर चुके थे। भारत को यूनानी जानते थे, अरब व्यापारी जानते थे, चीन के यात्री जानते थे और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ
भारत के संबंध बहुत पुराने थे। इसीलिए भारत की खोज शब्द वास्तव में यूरोपीय दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है। इसका अर्थ यह है कि यूरोप से भारत तक पहुंचने वाला सीधा समुद्री मार्ग खोजा गया। वास्को द गामा ने भारत की खोज नहीं की, बल्कि उसने यूरोप और भारत के बीच एक नया समुद्री रास्ता खोजा। यह अंतर इतिहास को सही दृष्टि से समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी घटना को केवल एक व्यक्ति की सफलता या असफलता के रूप में नहीं देखा जा सकता। उसके पीछे पूरा समय, समाज और परिस्थितियां होती हैं। वास्को द गामा की यात्रा के पीछे यूरोप की व्यापारिक इच्छाएं थीं, समुद्री तकनीक का विकास था और नई दुनिया को जानने की मानव इच्छा थी। उसने समुद्र की सीमाओं को चुनौती दी और यह साबित किया कि कठिन से कठिन रास्ते भी साहस और धैर्य से पार किए जा सकते हैं। लेकिन उसकी यात्रा का दूसरा पहलू भी हमें याद रखना चाहिए। यही समुद्री रास्ते आगे चलकर उपनिवेशवाद के रास्ते बने। व्यापार के नाम पर आई शक्तियां धीरे धीरे शासन करने लगीं और कई देशों को लंबे समय तक विदेशी नियंत्रण का सामना करना पड़ा। इतिहास हमें यही सिखाता है कि किसी भी घटना को केवल एक रंग में नहीं देखा जा सकता। हर खोज के पीछे अवसर भी होते हैं और चुनौतियां भी। वास्को द गामा की यात्रा ने दुनिया को जोड़ा, लेकिन साथ ही उसने दुनिया की शक्ति व्यवस्था को भी बदल दिया। आज जब हम आधुनिक दुनिया को देखते हैं, जहां देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जहां समुद्री व्यापार पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का आधार है, वहां उन शुरुआती समुद्री यात्राओं की भूमिका को समझना आवश्यक है। एक छोटे से देश का एक नाविक अपने जहाज पर निकला था। उसे नहीं पता था कि उसकी यात्रा इतिहास की किताबों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगी। वह केवल एक रास्ता खोजने निकला था, लेकिन उसने समय के एक नए रास्ते को जन्म दे दिया। समुद्र की उन लहरों से शुरू हुई कहानी ने भारत और यूरोप दोनों के इतिहास को बदल दिया। आज भी जब हम इस घटना को याद करते हैं, तो हमें केवल यह नहीं पूछना चाहिए कि भारत की खोज किसने की, बल्कि यह भी समझना चाहिए कि इतिहास किसकी दृष्टि से लिखा गया और उसके पीछे छिपी वास्तविकता क्या थी। क्योंकि सच्चा इतिहास वही है जो केवल घटनाएं नहीं बताता, बल्कि उनके पीछे छिपे कारणों और परिणामों को भी समझाता है। और यही भारत की खोज की वास्तविक कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें साहस है, जिज्ञासा है, व्यापार है, राजनीति है और समय के साथ बदलती दुनिया की तस्वीर है। अब इस यात्रा का अंतिम पड़ाव शेष है, जहां हम पूरी कहानी को एक साथ जोड़ेंगे और समझेंगे कि भारत की खोज कहलाने वाली यह घटना आज भी इतिहास में इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। समापन। इतिहास की उस यात्रा का अंतिम अध्याय। समय की धारा में कुछ यात्राएं ऐसी होती हैं जो केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने का माध्यम नहीं बनती, बल्कि वे पूरी दुनिया के इतिहास की दिशा बदल देती हैं। वास्को द गामा की भारत यात्रा भी ऐसी ही एक यात्रा थी। एक नाविक, कुछ जहाज और एक अनजान समुद्री रास्ता। देखने में यह केवल एक साधारण अभियान जैसा लगता है, लेकिन इसके पीछे छिपी कहानी बहुत गहरी है। जब वास्को द गामा पुर्तगाल से भारत की ओर निकला था, तब उसके मन में एक लक्ष्य था, यूरोप से भारत तक पहुंचने वाला सीधा समुद्री मार्ग खोजना। उसने कठिन समुद्रों को पार किया, तूफानों का सामना किया और हजारों मील की यात्रा पूरी करके भारत के पश्चिमी तट तक पहुंचा। उसकी यह उपलब्धि निस्संदेह मानव साहस और खोज की भावना का अद्भुत उदाहरण थी। लेकिन इस कहानी को समझते समय हमें यह भी याद रखना चाहिए कि भारत कोई अज्ञात भूमि नहीं थी। भारत हजारों वर्षों से एक महान सभ्यता का केंद्र रहा था। यहां ज्ञान की परंपरा थी, व्यापार की समृद्ध व्यवस्था थी और दुनिया के अनेक देशों के साथ इसके संबंध थे। भारत को किसी एक व्यक्ति ने खोजा नहीं था, क्योंकि भारत पहले से ही अपनी संस्कृति, अपनी पहचान और अपने इतिहास के साथ दुनिया के सामने मौजूद था। वास्को द गामा ने भारत को नहीं खोजा, बल्कि उसने यूरोप से भारत तक पहुंचने वाला एक नया समुद्री मार्ग खोजा। यही इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण सत्य है। उसकी यात्रा ने दुनिया के दो हिस्सों को करीब लाया। व्यापार बढ़ा, नए संबंध बने और अलग अलग सभ्यताओं के बीच संपर्क बढ़ा। लेकिन इसी संपर्क के साथ शक्ति और सत्ता की इच्छा भी आई। व्यापार करने आए विदेशी धीरे धीरे राजनीतिक शक्ति बनने लगे और भारत के इतिहास में एक नया दौर शुरू हुआ। इतिहास हमें केवल यह नहीं बताता कि क्या हुआ, बल्कि यह भी सिखाता है कि घटनाओं को किस दृष्टि से देखना चाहिए। एक ही घटना किसी के लिए सफलता हो सकती है
और किसी दूसरे के लिए संघर्ष की शुरुआत। वास्को द गामा की यात्रा यूरोप के लिए एक महान खोज थी, लेकिन भारत के इतिहास में यह विदेशी शक्तियों के बढ़ते प्रभाव की शुरुआत भी बनी। यही कारण है कि इतिहास को समझने के लिए संतुलित दृष्टिकोण आवश्यक है। प्रिय श्रोताओं, भारत की खोज की यह कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सीख देती है। दुनिया हमेशा बदलती रहती है। नई खोजें, नई यात्राएं और नए विचार मानव सभ्यता को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन अपनी पहचान और अपने इतिहास को समझना भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि जो समाज अपने अतीत को जानता है वही अपने भविष्य को बेहतर दिशा दे सकता है। आज जब हम आधुनिक दुनिया में रहते हैं, जहां देश समुद्र, व्यापार और तकनीक के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तब हमें उन ऐतिहासिक यात्राओं को समझना चाहिए जिन्होंने इस जुड़ाव की शुरुआत की। समुद्र की उन लहरों से शुरू हुई यह कहानी हमें बताती है कि एक व्यक्ति का साहस कभी-कभी पूरी दुनिया के इतिहास को प्रभावित कर सकता है, लेकिन साथ ही यह भी याद रखना चाहिए कि किसी भी भूमि की असली पहचान उसके लोगों, उसकी संस्कृति और उसकी सभ्यता से होती है। भारत की कहानी किसी एक खोजकर्ता से शुरू नहीं होती। भारत की कहानी हजारों वर्षों पुरानी है। यह कहानी उन ऋषियों की है जिन्होंने ज्ञान की खोज की, उन कलाकारों की है जिन्होंने संस्कृति को जीवित रखा, उन व्यापारियों की है जिन्होंने दुनिया से संबंध बनाए, और उन करोड़ों लोगों की है जिन्होंने इस महान सभ्यता को आगे बढ़ाया। प्रिय श्रोताओं, अगर आपको इतिहास की ऐसी गहराई से भरी और ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना पसंद है, तो इस कहानी को अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। आपका एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट हमें ऐसी ही ऐतिहासिक यात्राओं और अनसुनी कहानियों को आपके सामने लाने की प्रेरणा देता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर करें और जुड़ जाए ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियों की इस यात्रा से। इसी के साथ समाप्त होती है भारत की खोज की यह ऐतिहासिक यात्रा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए समय और इतिहास के एक नए अध्याय के साथ। तब तक सुनते रहिए, सीखते रहिए और इतिहास की इन अनमोल कहानियों से जुड़े रहिए। धन्यवाद।